ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ये चैप्टर। जो मेन और बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स थी वो आपको डिलीवर कर चुका हूं, और आज जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो और प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, वो टॉपिक है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, इस पे स्टार मार देना। हाँ, ये स्टार इधर लेफ्ट में स्टार मारा है, नहीं इंपॉर्टेंट है। राइट में स्टार लगाऊं तो कंडीशन अप्लाई, नहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, बस इतना हो सकता है कि पास्ट में थ्योरी में आता था तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता था ये टॉपिक। अब यदि आपके एमसीक्यू आए तो इसमें से एक नंबर के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। आपको जो मैंने नोट्स भेजे उसमें एक बड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक होगा, पैराग्राफ सा बन रहा होगा, है ना, वही उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आइए आज हम स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। इस एक्सिस पर लेंगे स्ट्रेस और इस एक्सिस पर लेंगे स्ट्रेन, और ध्यान से सुनना, ठीक है। और घर पे रिवाइज कर रहा हूं, और फिर भूल जाओ तो वीडियो रिपीट करके देखना। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, जैसे एक मिनट सुनिए, जैसे सपोज करिए आपसे मैं कहूं वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। वोल्टेज और करंट के बीच में वही ओम्स लॉ वाला ग्राफ है ना, ओम्स लॉ वाला। आपका नसीब थोड़ा खराब है, कोरोना की वजह से आप लोग प्रैक्टिकल लैब में नहीं घुसे हो, वरना 10th लेवल पर ही वीआई ग्राफ खिंचवा देते हैं। वीआई वोल्टेज वर्सेस करंट, आज स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हो गया। अब जब आप ये ग्राफ खींचोगे, सुनो, यदि ये ग्राफ खींचोगे तो धीमे धीमे सुनना, तो आपको इस ग्राफ को वेरीफाई करने के लिए, इस ग्राफ को प्रैक्टिकली खींचने के लिए, देखो इक्वेशन से तो आप खींच ही दोगे, ये रहा स्ट्रेट, इक्वेशन देख के दो कि प्रोपोर्शनल ग्राफ है तो खींच दो। नहीं नहीं नहीं, लैब में ये मान के चलो कि हम नहीं जानते इस लोग, हम नहीं जानते, हम तो शुरू से खेलेंगे, हम खुद ड्रॉ करेंगे। तो आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा, उस पर एक बैटरी लगाओगे, करंट एक्टिवेट हो गई इसमें, है ना। अब क्योंकि आपको वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ खींचना है तो आपको वी और आई की रीडिंग्स चाहिए होंगी, वैल्यूज। तो रेजिस्टेंस के इधर पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दिया जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता रहेगा, और इधर करंट के लिए एमीटर लगा दिया। और जब बड़े हो जाओगे तो आपको तब पता चलेगा कि वोल्टमीटर पैरेलल में और एमीटर सीरीज में क्यों लगता है। इस समय उधर दिमाग नहीं ले जाना, बस आप ये देख लीजिए। क्योंकि यार एक बात बताओ, वायर सपोज करो इस वायर में करंट जा रही है, तो मुझे यूं थोड़ी नहीं दिख जाएगी ओ हाँ सर करंट जा रही है, वो सर 2.5 एम्पियर करंट जा रही है, 2.5 मिली एम्पियर जा रही है, ऐसे दिख थोड़ी नहीं जाएगी। उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट लगाओगे एमीटर, यानी देखो जो करंट ऐसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, अब वो एमीटर से होके जाएगी, एमीटर लगा दोगे तो एमीटर ये बता देगा कितनी करंट गई। तो अब आपके पास वोल्ट मीटर है ये वाली रीडिंग ढूंढने के लिए, और एमीटर है इसकी रीडिंग ढूंढने के लिए। लेकिन अब धीमे से एक बात सोचना, इस सर्किट को लेके आप एक ग्राफ कभी नहीं खींच पाओगे, बावजूद इसके कि सर्किट में कोई कमी नहीं है, इस सर्किट में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी ग्राफ नहीं खींच पाएगा। उसका रीजन ये कि यदि मैं ये कहूं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग है 10 वोल्ट, है ना, वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ रही है वो ये कह रहा है कि 10 वोल्ट, और ये कह रहा है 2 एम्पियर, मतलब 10 वोल्टेज पे 2 एम्पियर करंट है। वही वोल्ट मीटर और एमीटर अपनी अपनी रीडिंग बता देंगे, तो बताना 10 वोल्ट 2 एम्पियर। तो जब 1 2 4 6 8 10 1 2 3 4, तो 10 वोल्ट पे 2 एम्पियर करंट है, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया आपका, एक कोऑर्डिनेट आ गया, एक पॉइंट आ गया। पर एक पॉइंट से ग्राफ थोड़ी नहीं खींचता है, ग्राफ खींचने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट चाहिए होंगे ना, कई सारे पॉइंट, तब जाके आप खींच पाओगे। केवल एक पॉइंट से कैसे ग्राफ खींच जाएगा भैया, केवल एक पॉइंट से, समझ पा रहे हो ना मेरी बात। तो केवल एक वैल्यू से थोड़ी नहीं ग्राफ खींच जाता, हमें चाहिए मल्टीपल रीडिंग्स, बहुत सारी रीडिंग्स चाहिए। तो यानी यदि आपको मल्टीपल रीडिंग चाहिए तो आपको ना एक वेरिएबल बैटरी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वेरिएबल, ये जो सिंबल होता है ना, ये तो सबको पता है कि बैटरी, लेकिन ये ऐड कर दो तो इसका मतलब होता है वेरिएबल बैटरी, यानी आप बैटरी से वोल्टेज बार बार चेंज करोगे। तो जैसे आपने यहाँ 10 वोल्ट पे 2 एम्पियर है, ठीक है, अब वोल्टेज जैसे यहाँ V और I, जब आपने बैटरी हटा दी तो 0 वोल्ट पे 0 करंट, फिर यहां से बैटरी 2 वोल्ट तो कुछ करंट आई होगी मान लो, फिर 4 वोल्ट लगा देना, फिर कुछ करंट आएगी, 6 वोल्ट तो कुछ करंट, 8 वोल्ट। तो अब आप बताइए, ये डिफरेंट रीडिंग आएंगी, और जब आप इसे ग्राफ पे लगाओगे तब जाके आपका ग्राफ खींचेगा। यानी ग्राफ खींचने के लिए आपको मल्टीपल वैल्यूज चाहिए होंगी, रीडिंग्स चाहिए होंगी, तब खींचेगा। तो इसलिए स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व,
का ग्राफ खींचना है तो आपको मल्टीपल स्ट्रेस पर मल्टीपल स्ट्रेन की रीडिंग चाहिए होंगी, और उन रीडिंग को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे तो फिलहाल मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसे अब हम, क्योंकि आज हमारा उद्देश्य वीआई ग्राफ खींचना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक रिजिडली क्लैंप मतलब एक वायर क्लैंप कर देंगे, वायर लटका दिया ये इस पर, हम इस पर, ठीक है, और यहाँ एक पेन लटका दिया जिसपे सपोज करो मैं 100 ग्राम के बहुत सारे वजन है, एक एक करके लगाऊंगा। पहले 100 ग्राम रख दूंगा, देखना 100 ग्राम का वजन रख दिया। मेरे 100 ग्राम वजन रखते ही वायर में कुछ स्ट्रेस डेवलप हुई होंगी। इधर लिख लेता हूं स्ट्रेस, इधर लिख लेता हूं स्ट्रेन, ठीक है। मैंने यहां पर 100 ग्राम वजन रख दिया। 100 ग्राम वजन रखने के बाद कितनी स्ट्रेस आई वो कैलकुलेट कर लूंगा, और कितना इसमें स्ट्रेन डेवलप हुआ वो कैलकुलेट कर लूंगा। लो एक रीडिंग तो ये आ गई। फिर क्या करूंगा मैं, फिर मैं 100 ग्राम को हटा दूंगा, और फिर ये देखूंगा कि मेरे हटाने के बाद वायर अपनी ओरिजिनल शेप में जा रहा है या नहीं जा रहा। समझना मेरी बात, क्योंकि हमें ये भी तो देखनी है ना कि इलास्टिसिटी जीवित रहती है कि नहीं। तो मैं एक बार मैंने 100 ग्राम का वजन रखा, 100 ग्राम का बांट रखा, ठीक है। 100 ग्राम बांट रखने पे देखा कितनी स्ट्रेस आई, कितनी स्ट्रेन आई। फिर क्या करूंगा, 100 ग्राम का वजन हटा दूंगा। फिर क्या करूंगा, अगली बार 200 ग्राम वजन रखूंगा, 200 ग्राम। फिर देखूंगा कि 200 ग्राम रखने पर कितनी स्ट्रेन आई। फिर मैं 200 ग्राम हटा दूंगा। फिर देखूंगा वायर में इलास्टिसिटी जीवित है कि नहीं। ये वाली बात शायद कम समझ में आ रही है कि मैं हटा क्यों रहा हूं, समझ में आ जाएगी धीमे धीमे। फिर मैं इसमें क्या करूंगा, 300 ग्राम रखूंगा, धीमे धीमे बढ़ाना है। 300 ग्राम में देखूंगा कितनी स्ट्रेन आ गई, फिर 300 ग्राम हटा दूंगा। ये भी देख, क्योंकि मैं ये भी देखूंगा, क्योंकि बेटा एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा, जैसे सपोज करो स्प्रिंग ही खींच रहे हो, थोड़ा सा फोर्स लगाया, खिंच गई। आप स्ट्रेस कैलकुलेट कर लोगे, स्ट्रेन कैलकुलेट कर लोगे, छोड़ दोगे, वो वापस आ जाएगी। फिर थोड़ा और एडिशनल स्ट्रेस लगाओगे और खिंच जाएगी, थोड़ा और एडिशनल स्ट्रेस लगाओगे और खिंच जाएगी। लेकिन यदि स्प्रिंग को जरूरत से ज्यादा खींच दोगे आप, तो क्या होगा, फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है कि जब स्प्रिंग में जिसमें इलास्टिसिटी थी वो वापस आ रही थी, चच्चड़ वाले पेन की स्प्रिंग देखना, उसको जब आप जरूरत से ज्यादा खींच दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आती नहीं है। फिर वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाती। ये क्या लिखा है बेटा तुझे, नहीं, ठीक है, अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती। इसका मतलब आपने उसको उसकी औकात से ज्यादा खींच दिया। और आपको ध्यान होगा हुक्स लॉ में भी एक कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि हुक्स लॉ एक लिमिट तक ही ओबे होता है फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। यदि आपके डिफॉर्मेशन ज्यादा हुए, बदतमीजी ज्यादा हुई, फिर कोई हुक्स लॉ ने गारंटी नहीं ली थी। तो इसलिए मैं एक बार रखूंगा और एक बार हटा के भी देखूंगा कि कहीं इलास्टिसिटी जीवित है या नहीं, और धीमे धीमे वजन बढ़ाऊंगा, धीमे धीमे स्ट्रेस और स्ट्रेन, तब जाके ग्राफ तमीज से खिंचेगा। अच्छा, धीमे धीमे क्यों बढ़ाऊंगा, सपोज करो मैंने पहली बार, मैं तो अभी 100 ग्राम रख रहा हूं, मान लो मैं 100 ग्राम धीमे धीमे ना रख के एक बार में, पहली बार में 50 किलो रख दिया। मैंने रख दिया 50 किलो, वायर कट, टूट गया, 50 किलो रखते ही टूट गया। तो क्या आप ये लिखोगे कि वायर की जो लास्ट लिमिट है वो 50 किलो है, 50 किलो रखने पर वायर टूट जाएगा? ये बात हजम नहीं हुई, क्योंकि क्या पता वो 40 किलो पे ही टूट जाता। मेरी इसको ऐसे समझो, मान लो मुझसे कोई कहे सर आप कितना वजन उठा सकते हो, मेरे हाथ में वजन दे दिया, ठीक है, यूं करके, सर आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है वजन उठाने की। आज हम वो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, नोट करना चाहते हैं कि आप मैक्सिमम वजन कितना उठा सकते हो। ठीक है, मेरे हाथ में 10 किलो रख दिया, मैंने उठा लिया, है ना, फिर एक और 10 किलो रख दिया, मैं अभी भी उठा के 20 किलो। अब तो मैं किसी की दुश्मनी होगी, उसने 100 किलो रख दिया सीधे, यानी सीधे 100 और 100 किलो रखते ही मैं टैं बोल गया, टैं बोल गया। अब क्या इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता चल पाया कि मैं मैक्सिमम कितना वजन उठाने की क्षमता रखता हूं? क्या इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये पता चल पाया कि मैं मैक्सिमम कितना वजन उठाने की क्षमता रखता हूं? मतलब डायरेक्ट तुम 100 किलो रख दोगे, मैं टैं बोल गया। अब बताना मैं मैक्सिमम कितना वजन उठा सकता हूं, ये कैसे पता चल पाएगा? जब आप अब मुझे भी नहीं पता, इमेजिन करो कि मैं कितना वजन, जब धीमे धीमे वेट डाला जाएगा, 20 किलो, फिर एक और 10 किलो, 30 किलो, 40 किलो, है ना, धीमे धीमे, तब आप उस एक्यूरेसी को जनरेट कर पाओगे। तो इसलिए ये जो प्रैक्टिकल होगा वो धीमे धीमे करेंगे, धीमे धीमे वजन ऐड करेंगे, धीमे धीमे वजन हटाएंगे भी, फिर और ऐड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा ग्राफ आएगा। दिस इज स्ट्रेस, दिस इज स्ट्रेन। तो जब हम एक टिपिकल मेटल लेते हैं, मेटल, ठीक है, तो इन द बिगनिंग ग्राफ
इन द बिगनिंग ग्राफ इस तरीके से आता है। कैसा आ रहा है देखो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, दिस इज ओरिजिन और लेट दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट ए है। थोड़ी देर तक स्ट्रेट लाइन आता है, यानी एक लिमिट तक हुक्स लॉ ओबे होता है, हुक्स लॉ ओबे होता है एक लिमिट तक। और यदि हुक्स लॉ ओबे हो रहा है तो स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल होगी तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा ही आएगा। ये बात तो मैं बता ही चुका हूं, इवन ये तो मैं हुक्स लॉ में ही पढ़ा चुका हूं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आते हैं। और एक चीज और बता दूं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व जो हुक्स लॉ ओबे करते हैं उनका ग्राफ केवल ये ही नहीं समझना कि स्ट्रेट लाइन आते हैं, ये भी समझना है कि जनरली ऐसा नहीं आता, ऐसा आता है। समझने की कोशिश करिए कैसा अंतर है। जनरली जो ग्राफ आएगा वो ऐसा नहीं आता, नो ऐसा आता है, अच्छा खासा स्लोप आता है, स्लोप अच्छा खासा, यानी ये वाला आता है। मतलब इस ग्राफ में क्या खास, अच्छा इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या अंतर दिख रहा है? कहने को तो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, अब बोलोगे तो दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, इसे हटाता हूं, ठीक, दोनों ही स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेस स्ट्रेन, लेकिन अंतर है। प्रैक्टिकली जब आप ग्राफ खींचोगे तो ऐसा आता है। एक्चुअली मेटल में जब आप देखो, इतनी सारी स्ट्रेस दी है मैंने, इतनी सारी स्ट्रेस, इतनी, तब जाके इतने स्ट्रेन आया है, इतनी सारी स्ट्रेस देते हैं तब जाके इतना स्ट्रेन आता है। और मेटल में ऐसे ही होता है, आप देखते हैं जिम करते हैं तो वायर पे लोड पड़ता है, वायर खिंचता है, कोई ऐसे एक्सरसाइज करता है, कितना वजन उठाता है, लेकिन वायर का एक्सटेंशन आपको नेक डाई से दिखता नहीं है, वायर थोड़ा बहुत खिंच गया होगा ना, वो दिखता नहीं है। तो यानी बहुत सारा स्ट्रेस देते हो तब थोड़ा बहुत स्ट्रेन आता है, ऐसा नहीं होता कि इतने से स्ट्रेस पे भी इतना सारा स्ट्रेन आ गया। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं आता, प्रैक्टिकली ऐसा आता है। इसलिए स्लोप का भी ध्यान रखेंगे हम सब लोग। आपने देखा है मैंने कितना हैवी स्लोप बनाते हुए स्ट्रेट लाइन खींची है। तो इन द बिगनिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल चलती है, स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल चलती है, लेकिन एक लिमिट तक, और वो लिमिट इस ग्राफ में मैंने पॉइंट ए दिखाया। पॉइंट ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ये जो पॉइंट ए है इसको हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। अप टू दिस पॉइंट ग्राफ प्रोपोर्शनल था, अप टू दिस पॉइंट स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल चले, अप टू दिस पॉइंट हुक्स लॉ ओबे हुआ। फिर मान लो हमें तो आज आगे की कहानी देखनी है, ठीक है, हम आगे की, ये तो ग्राफ हमने इलास्टिसिटी वाले टॉपिक में पढ़ लिया था, लेक्चर में ही सुन लिया था। अब कहानी का आगे का हिस्सा है ना, फैमिली मैन 2, आगे भी तो जानना चाहते हैं स्टोरी क्या होगी। अब मान लो मैं फर्दर स्ट्रेस बढ़ाता हूं, मतलब ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली जो स्ट्रेस है, इसके बाद और स्ट्रेस ऐड करता हूं और बढ़ाता हूं, इसमें वजन में कंटिन्यू बढ़ाए जा रहा हूं, मैं रुकूंगा नहीं, बढ़ाऊंगा हटाऊंगा और बढ़ाऊंगा फिर हटाऊंगा और बढ़ाऊंगा। तो पता है क्या होता है, उसके बाद ग्राफ में थोड़े से ट्विस्ट आ जाते हैं, ऐसे हल्की सी गोलाई, देखना कैमरे में आ पा रही है कि नहीं, कि इस पॉइंट का नाम मैंने बी दे दिया, इमेजिन करो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है, ए से लेके बी तक का ग्राफ, पहले ये देखो दिख रहा है कि नहीं, ए से लेके बी तक का, ए से लेके बी तक का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं, थोड़ा घूम गया, थोड़ा सा कर्व आ गया। अब ये हमें ये शो कर रहा है कि एक लिमिट के बाद, वो लिमिट है ए, वो लिमिट है ए, एक लिमिट के बाद जब क्रॉस हो जाएगी, आप वजन ज्यादा रख दोगे तो फिर ग्राफ फिर प्रोपोर्शनल नहीं आएंगे। हुक्स ने कोई जिंदगी भर की गारंटी नहीं ले रखी, ठीक है, और ग्राफ आप देख सकते हो थोड़ा घूम जाता है। और इस पॉइंट बी को बोलते हैं, ये जो पॉइंट बी आया है ग्राफ में, इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं या यील्ड पॉइंट बोलते हैं, यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट, इस पॉइंट बी को। एक्चुअली इलास्टिक लिमिट वर्ड का मतलब कि अप टू दिस पॉइंट, देखो पॉइंट ए का मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट, अप टू दिस पॉइंट ग्राफ इज प्रोपोर्शनल, हुक्स लॉ इज ओबेड, पॉइंट बी कहलाता है इलास्टिक लिमिट अप टू दिस पॉइंट। वायर में इलास्टिसिटी जीवित रहती है, इलास्टिसिटी जीवित रहती है, मतलब यदि पॉइंट बी पर जो मैंने स्ट्रेस लगाई है, ये वाली देखो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ये है, ये वाली जो स्ट्रेस है, ठीक है, ये वाली पॉइंट है, ये रहा, ये वाली स्ट्रेस तक वायर झेल लेगा। और जब ये स्ट्रेस आप हटाओगे, वजन वापस हटा दोगे, ये सब हटा दोगे, तो वायर वापस ऐसे आ जाएगा, यहां वायर ऐसे आ जाएगा, यानी वापस वायर अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। Although the graph between A and B is not straight line, not proportional, but nevertheless wire does not lose its elasticity. एक लिमिट ऐसी आती है
पॉइंट बी, जिसे हम इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट बोलते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है इसको हम नोट कर लेंगे, धीमे धीमे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस वाली स्ट्रेस को यील्ड स्ट्रेस, इसको बोलते हैं, इस वाली को, इस पॉइंट को यील्ड स्ट्रेस का मतलब दैट मैक्सिमम स्ट्रेस जहां पर वायर अपनी इलास्टिसिटी जीवित रखता है। ठीक है, ए से लेके बी तक का ग्राफ प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन पॉइंट बी इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट, यहां तक यदि आप वायर में से वापस ये सारा वजन हटा दोगे तो वायर वापस जीरो स्ट्रेस जीरो स्ट्रेन, जीरो स्ट्रेस, बताना जब सारा वजन हटा दिया तो स्ट्रेस कितनी हो गई, जीरो, है ना, स्ट्रेन जीरो। हमें बेटा ये भी देखना है इस ग्राफ में, जैसे ओम्स लॉ आप पढ़ते हो, वीआई ग्राफ आपको ये पता है, देखो वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगी, लेकिन इस ग्राफ का एक और मतलब है कि वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगी भी, वोल्टेज घटाओगे तो करंट घटेगी भी, और वोल्टेज यदि आपने जीरो कर दिए वापस तो करंट जीरो हो जाएगी। तो वही बात मैं ये बोल रहा हूं कि स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ाने पर स्ट्रेन बढ़ रही है, लेकिन स्ट्रेस वापस हटाओगे तो स्ट्रेन वापस कम भी होने चालू होंगे, और ये हरकत बी तक तो रहेगी जीवित, यानी बी पर से वजन हटा दोगे तो वायर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। बस ए से लेके बी तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहा। अब कहानी में ट्विस्ट आगे, हम तो कहानी फैमिली मैन 3 भी देखेंगे, हम और वजन बढ़ा रहे हैं, और वजन बढ़ाएंगे, देखते हैं कि क्या होगा। हालांकि जब तक वायर टूट नहीं जाएगा जब तक हम धीमे धीमे वजन बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें यह पॉइंट भी ढूंढना है, हमें वो पॉइंट भी ढूंढना है कि उस वायर की मैक्सिमम लिमिट है क्या सहन करने की, है ना, हमें यहां तक ले जाना है, जब तक वायर टूट नहीं जाए, हालांकि जब तक वजन बढ़ाएंगे, लेकिन धीमे धीमे। पॉइंट बी के बाद जब आप स्ट्रेस ऐड करते हो, व्हेन द स्ट्रेस, ठीक है ना, स्ट्रेस इससे भी ऊपर हो जाएगी तो ग्राफ की जो शेप है ना वो कुछ इस अंदाज में ऐसे आ सकती है, ये ऐसे ऐसे आइए डी ई, दिस इज द पॉइंट इज कॉल्ड डी एंड दिस इज पॉइंट ई। अब आप कहोगे सर आपको एबीसीडी नहीं आती क्या, ए बी डी ई सी तो है ही नहीं, चलिए बताता हूं सी कहां रह गया। आइए पॉइंट, होपफुली मैं ये मान लू पॉइंट बी तक की कहानी समझ में आ गई, क्या मैं ये मान लू पॉइंट बी तक की कहानी आपको समझ में आ गई, जल्दी बताओ, पॉइंट बी तक ओ ए बी यहां तक समझ में आ गई ना। अब बी के आगे की कहानी बताता हूं, लेट कि हम वजन और बढ़ाते हैं, वजन और बढ़ाते हैं। अब बताइए जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, लेट इस पॉइंट का नाम सी दे दिया, इस वाले पॉइंट पर जो स्ट्रेस है वो ये है और स्ट्रेन ये है ना, ये है। अब पॉइंट बी को जैसे ही क्रॉस करोगे, जैसे ही आप यील्ड स्ट्रेस से भी ज्यादा स्ट्रेस दोगे, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर दोगे, तो वायर में से इलास्टिसिटी कमजोर होने लग जाती है, प्लास्टिसिटी बढ़ने लग जाती है। यानी पॉइंट बी के बाद इलास्टिसिटी का फैक्टर कम होने लग जाएगा वायर में, क्योंकि वायर अपनी इलास्टिसिटी लूज करना चलेगा। मैंने स्प्रिंग वाला एग्जांपल बताया था ना, थोड़ा खींचोगे वापस भी आ जाएगी, थोड़ा खींचोगे और वापस, जरूरत से ज्यादा खींच दोगे, जरूरत से ज्यादा खींच दोगे तो वो भी थोड़ी ही वापस आती है। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टी, जो इलास्टिसिटी उसमें पॉइंट बी से पहले तक थी, वो प्रॉपर्टी अब वो लूज कर रहा है। तो बताना, यदि कोई मेटेरियल कंडक्टिविटी खत्म होती चली जाती है तो हम बोलते हैं इंसुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉइंट बी के बाद प्लास्टिक रीजन चालू हो गया है। अब पॉइंट बी के बाद आपको दो चीजें नोटिस करनी है, वायर के दो बिहेवियर नोट करने हैं। एक तो गौर से देखो, सी पॉइंट को गौर से देखो, बी से सी जाने में आपने, बी से सी जाने में आपने मात्र इतनी स्ट्रेस बढ़ाई, मेरे इन उंगलियों को देखो वाई एक्सिस पे, आपने यहां से लेके यहां तक स्ट्रेस बढ़ाई, लेकिन स्ट्रेन यहां से यहां बढ़ गया, यानी अब रैपिडली स्ट्रेन बढ़ रही है। आप थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस बढ़ाओगे, यानी स्ट्रेस बढ़ाओगे थोड़ी, स्ट्रेस इज इंक्रीजेस थोड़ी थोड़ी। आप ग्राफ में ये चीज नोटिस करो, बट स्ट्रेन इंक्रीजिंग रैपिडली, वो स्पीड से बढ़ रही है। जबकि इससे पहले क्या था, मैंने स्लोप का रीजन क्या होता था कि शुरुआत में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दोगे तब मेटलिक वायर में थोड़े थोड़े स्ट्रेन आते हैं। आप देखिए यहां से लेके यहां तक स्ट्रेस दी आपने, इतनी उंगलियों का गैप देखो मेरा, इतनी सारी स्ट्रेस दी, तब जाके इतनी सी स्ट्रेन आई मात्र। लेकिन उसके बाद इतनी सी स्ट्रेस देके अब तो इतनी सारी स्ट्रेन आने लग गई, यानी वायर में प्लास्टिक, मैंने कहा ना प्लास्टिक बिहेवियर चालू हो जाता है, इलास्टिसिटी कमजोर होने लग जाती है, प्लास्टिसिटी बढ़ने लग जाती है। तो पॉइंट बी के बाद
एक रैंडम पॉइंट सी को चुन लिया मैंने, यानी सी इज जस्ट अ रैंडम पॉइंट बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी। ठीक है, एक और हरकत, पहली बात तो ये नोटिस करनी है कि बी के बाद एक तो ये हरकत होगी, ये ध्यान रखना, बी के बाद ये हरकत होगी कि स्ट्रेस बढ़ाओगे थोड़ी थोड़ी, स्ट्रेन बढ़ेगी ज्यादा ज्यादा। दूसरी चीज क्या होगी पॉइंट बी के बाद, अब मान लो यदि आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गए और से एट सम पॉइंट सी पर दे, अब आप सारा, अब जब ये वजन हटाओगे वापस, सारे वेट वापस हटाओगे, तो बताइए स्ट्रेस कितनी कर दी आपने, मतलब पॉइंट सी तक प्रैक्टिकल करके ले गए, वजन आपने यहां तक बढ़ा दिया, ये वाली स्ट्रेस पे आ गए, ये वाली स्ट्रेन आ गई। ठीक है, लेकिन जब आप ये सारा वजन हटा दोगे, तो सारा वजन हटा दोगे तो स्ट्रेस वापस कितनी हो गई, 0। लेकिन अब वायर ना ऐसे वापस नहीं आएगा, यहां वापस नहीं आएगा, अब वायर आएगा ऐसे वापस, यहां पर, लेट्स से पॉइंट ओ डैश। अब आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या समझा रहा हूं, कि आप उंगली करते करते ए तक पहुंच गए प्रोपोर्शनल लिमिट, और उंगली करी, स्ट्रेस बढ़ाई, इलास्टिक लिमिट, वायर कह रहा था अब मत आगे बढ़ना, लेकिन फिर भी आपने वजन बढ़ा दिया, आप पॉइंट बी को क्रॉस कर गए, अब आप प्लास्टिक रीजन में घुस चुके हो वायर के। अब यदि आप स्ट्रेस हटाओगे, बताइए स्ट्रेस, आपने सारा वजन हटा दिया, सारा वजन हटा दिया, तो स्ट्रेस कितनी हो गई, 0, 0। लेकिन बताइए इस पॉइंट को टारगेट करिए ओ डैश, ये वो पॉइंट है जहां पर स्ट्रेस नहीं है फिर भी स्ट्रेन है। ऐसे समझो, बताना यदि ये एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो ये पॉइंट, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x, 0 होंगे ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, 0, मतलब y 0 है लेकिन x फिर भी है, y 0 है x फिर भी है। अब इसको y की जगह मैं लिख दूं स्ट्रेस और x की जगह स्ट्रेन है, तो अब आप इसकी जगह क्या लिखोगे, स्ट्रेन, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट का मतलब समझिए, इस पॉइंट का मतलब यह है कि आप क्योंकि पॉइंट बी को क्रॉस कर गए, आपने इतना वजन बढ़ा दिया था, इतनी स्ट्रेस लगा दी थी, और जब आपने इतनी स्ट्रेस लगा दी थी कि आपने रायता बिखेर दिया। अब आप जब सारी स्ट्रेस हटा भी दोगे तो पूरा रायता समेटेगा नहीं, ओ डैश, कुछ स्ट्रेन फिर भी उसमें आ गए, परमानेंटली आ गए। ओ डैश, ये जो रीजन है ओ डैश को बोलते हैं परमानेंट स्ट्रेन या परमानेंट सेट, परमानेंट स्ट्रेन या परमानेंट सेट। मतलब ओ डैश ये कब होगा, जब आप इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाओगे, वजन इतना ऐड कर दोगे स्ट्रेस कि आप उसकी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाओगे। तो यदि से एट पॉइंट सी यदि आप सारा वजन हटाते हो, सारा वजन हटाते हो, तो वायर ऐसे वापस नहीं आएगा, वायर ऐसे वापस आ जाएगा ओ डैश पर, जहां पर इवन आफ्टर विथड्रॉइंग ऑल द स्ट्रेसेस, मेकिंग ऑल द स्ट्रेसेस टू 0, देयर आर सम परमानेंट स्ट्रेन। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? वही स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग को जरूरत से ज्यादा खींच दोगे तो वो पूरी लौट के नहीं आएगी, उसमें आपने स्ट्रेस 0 कर दिया, अब तो आपने रायता भिगे ही दिया, नुकसान तो आपने कर ही दिया। दिस इज कॉल्ड परमानेंट। और होपफुली मान लो आप पॉइंट सी डैश है, सपोज करो सी डैश, आप यहां से वजन हटाते, इतनी स्ट्रेस लगा के, तो हो सकता है वो यहां आता, यहां आ जाता, उस यानी और ज्यादा परमानेंट सेट आएंगे। मुझे ये बताओ ये कहानी समझ में आई या नहीं आई सी की? जल्दी हाँ या ना बोलो। सी की कहानी समझ में आई? जल्दी बोलो कि ओफो, कोई भी हाँ या ना टाइप करने को तैयार ही नहीं है, केवल एक अविनाश। एक तो वैसे ही बच्चे कम रह गए हैं, पेपर चल रहे हैं उसके, विधि को आया, सुहानी को आया, हर्ष को आया। ठीक है, आगे बढ़ू फिर मैं। ठीक, इसको ढंग से समझ लो। इसमें मैं पता है क्यों ढंग से समझा रहा हूं, क्योंकि पहले पेपर आता था, ठीक, पहले मैंने पूछ लिया तो देव कह रहा है कि अब ये बता दो, उससे पहले कुछ नहीं। चलो बताता हूं दोबारा। मैं इसको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पहले आती थी सीधे स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व डिफाइन कर दो, तो बच्चा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व में 8-10 लाइन भी लिख देते। 8-10 लाइन का टॉपिक है ये लिखने के लिए, 8-10 की बजाय मान लो 6 लाइन ही याद रही, 6 लाइन लिख दी तो भी नंबर मिल जाते थे उसको। अब यदि बाई चांस एमसीक्यू आए तो कोई भी क्वेश्चन 1-1 नंबर का बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन 1-1 नंबर का बन जाएगा। तो आप हर चीज को बारीकी से समझो, ठीक है? तो ये ओ डैश क्या चीज है? परमानेंट सेट। एक बार फिर से समझा देता हूं। एक देव ने पूछा है कि देखिए आप, एक और चीज, ओ से बी तक का जो रीजन है ना, ओ से बी तक का रीजन इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन, क्योंकि वायर में इलास्टिसिटी जीवित थी।
और बियॉन्ड बी, BDE जो रीजन है उसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, क्योंकि वह प्लास्टिक बिहेवियर डोमिनेट करने लगा। मतलब तुमने अंदर का उसका राक्षस जगा दिया। एक वायर इतना अच्छा सीधा साधा इलास्टिक था, तुमने उसके अंदर के राक्षस को जगा दिया बी के बाद। अब सपोज करो, एक बार और बता रहा हूं, देख सुन ले, यदि आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो दो चीजें नोटिस करनी है बी के बाद। पहली चीज ये कि आप बढ़ाओगे स्ट्रेस थोड़ी थोड़ी स्ट्रेन बढ़ेंगी रैपिडली, क्योंकि वायर आप कमजोर करना चालू कर रहे हो, है वायर में कमजोरी आ गई, ठीक है। दूसरी चीज, यदि आप सी पर से सारी स्ट्रेस विड्रॉ करोगे जीरो, इस वाली स्ट्रेस को वापस जीरो करोगे, तो उम्मीद मत करना कि वायर यहां आएगा, वायर यहां आएगा। मतलब ये क्या कोऑर्डिनेट है, ये वो पॉइंट है जहां पर स्ट्रेस जीरो है पर स्ट्रेन जीरो नहीं है। एक सिंपल सी बात है, इसको आईआईटी मत बनाओ कि इवन आफ्टर मेकिंग ऑल द स्ट्रेसेस टू जीरो, कुछ ना कुछ वायर में परमानेंट डिफॉर्मेशन, हाँ एक नाम और है, परमानेंट सेट, परमानेंट स्ट्रेन या परमानेंट डिफॉर्मेशन वायर में आ जाएंगे। फिर आइए, अभी वायर टूटा नहीं है, हमें टूटने की हद तक जाना है, अभी टूटा नहीं है। फिर हम स्ट्रेस बढ़ाएंगे, हरकत मिलेगी, फिर एक पॉइंट आएगा और ग्राफ ऐसे हो जाएगा, उस ये जो पॉइंट डी है ना, एक अचीव गरीब बिहेवियर आना चालू हो जाएगा इसके बाद। मतलब बी से डी तक की कहानी समझ में आ गई। बी से डी तक की कहानी क्या थी कि आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन रैपिडली बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन रैपिडली बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज कि वायर में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी चालू हो चुके हैं, कि यदि आप वजन हटाओगे सारा तो फिर कुछ ना कुछ उसमें परमानेंट उंगली हो चुकी है। तो ग्राफ यहां तक खींच दिया, इसको बोलते हैं, इस वाली स्ट्रेस को पता ना, इस ग्राफ में ये सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस है कि नहीं, इस ग्राफ में सबसे मैक्सिमम वैल्यू स्ट्रेस की यही है कि नहीं, इससे ऊपर तो ग्राफ ही नहीं गया। इसको बोलते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ। पता है इसके बाद क्या होगा, यहां तक। इसके बाद अच्छा, हम प्रैक्टिकल कैसे कर रहे थे, हम पहले स्ट्रेस बढ़ाते थे फिर उसे हटा लेते थे। अब ग्राफ पढ़ने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों जरूरी था। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यदि वायर का बिहेवियर जानना है, इस वायर की पूरी कैरेक्टरिस्टिक आपको जाननी है, तो इस वायर में वेट ऐड करो फिर हटा के भी देखो, अच्छा तुम केवल ऐड करते गए तो तुम्हें तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कि वो किस स्टेज पर उसमें प्लास्टिसिटी डोमिनेट करने लगी, है ना। अब आप ऐड कर रहे हो, हटा भी रहे हो। अब आप क्या करोगे, पॉइंट डी के बाद एक वायर में एक और कैरेक्टरिस्टिक सामने आती है, उसका एक और दोगलापन सामने आता है वायर का, राक्षस तो बाहर निकाल ही दिया। डी के बाद आप एक चीज गौर से देखिए, इतने रीजन को आप स्ट्रेस घटा रहे हो। मैं ग्राफ में अलग, केवल मैं इतने हिस्से को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। मैंने केवल ग्राफ का कौन सा रीजन बनाया है, डी से ई तक, ठीक है, डी से ई तक, ये ऐसे। तो आप गौर से देखो, आप स्ट्रेस तो घटा रहे हो, उसके बावजूद स्ट्रेन आपके बढ़ रहे हैं। मतलब स्ट्रेन इधर चल रहा है और स्ट्रेस इधर चल रहा है। देखो आप चेक करो, मान लो ये पॉइंट कोई रैंडम लिया, तो स्ट्रेस यहां से यहां हो गई, यानी यहां से यहां, लेकिन स्ट्रेन यहां से यहां हो गई। मतलब वायर इतना घबरा चुका होता है, आपने उसका डी तक इतना कांड कर दिया, उसकी इतनी ले ली आपने कि अब आप स्ट्रेस कम भी कर रहे हो तो भी साला घबरा के स्ट्रेन बढ़ा रहे। इतना घबरा चुका कि आप स्ट्रेस कम भी करते हो तो भी स्ट्रेन बढ़ते हैं, घबरा चुका है। मैंने कहा ना, वायर कमजोर तो पहली, और घबरा के धीमे धीमे स्ट्रेन बढ़ के कट। दिस पॉइंट ई इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। वो अपने आप ही पता नहीं किसी स्ट्रेस पे टूट जाएगा, वो पता नहीं किसी ई पर टूट जाएगा। ये डी से ई तक का रीजन ये है कि एक स्टेज वायर में ये भी आती है, एक कैरेक्टरिस्टिक वायर में ये भी आती है कि आप स्ट्रेस को घटाओगे उसके बावजूद भी स्ट्रेन बढ़ जाएंगे, इतना घबरा चुका है। आप ऐसे समझो जैसे च्युइंगम है, ताकतवर है ना, च्युइंगम को आपने लटका दिया, हालांकि च्युइंगम इज नॉट इलास्टिक मटेरियल, लेकिन थोड़ा सा उससे मैच कराने के लिए बोल रहा हूं। आप उस च्युइंगम पर 10 ग्राम वजन रखना, कुछ नहीं होगा च्युइंगम को, मतलब च्युइंगम चबा चुबो के वैसे लटका दिया ना, च्युइंगम में कुछ तो दम फिर भी होता है ना। अब आप उस च्युइंगम पर कागज रख दोगे तो कागज थोड़ी नहीं खींच जाएगा। उस च्युइंगम के नीचे आपने कोई कागज काट के चिपका दिया तो कागज थोड़ी नहीं खींच पाएगा। फिर आपने दूसरा कागज चिपकाया, तीसरा, चौथा, च्युइंगम पे कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन यदि आपने जैसी थोड़ा सा और एक और कागज लटकाया, मान लो एक स्टेज पहुंची, तो च्युइंगम खींचना चालू हो जाती है अपने आप।
अपने आप खिंचना चालू हो जाती है और एक स्टेज पे आके टूट जाती है। या ये एग्जाम्पल कम समझ में आया, वो होती है ना सॉस की बोतल, जिसमें हैवी गाढ़ी सी सॉस होती है, टोमेटो केचप होता है, जो किसान या उसकी है ना, एक और आता है ना, कौन सा ब्रांड बोल रहा हूँ, किसान ले लेते हैं, हालांकि किसान की भी अब पत्ती आने लगी है ना। अब उसको तुम टेढ़ा करते हो तो सॉस नौटंकी करती, नहीं निकल रही, आजा 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 बस गाना, पीछे से थप्पड़ मारते हो तो थोड़ी बहुत निकलती है। अब उसको देखना, जैसे ही वो सॉस निकलना चालू की स्टेज पर है, डिफॉर्मेशन आ रहे हैं, जैसी वो निकलती है, और एक बार पहले तो नौटंकी करती है निकलने में, है ना, यानी वही कि कितनी सारी स्ट्रेस दे दी, स्ट्रेन आने को तैयार ही नहीं है, लेकिन एक बार उसका फ्लो बन जाए तो फिर वो चालू हो जाती है फिर, और फिर उसका तार बन के अपने आप, फिर तुम बोतल को थोड़ा सीधा भी कर लोगे ना, बोतल को थोड़ा सीधा भी कर लोगे, वो मानेगा नहीं, वो तो निकल के मानेगा। मान लो तुमने बोतल को थोड़ा सीधा भी कर दिया, पहले तो टेढ़ा कर रखा है निकालने के लिए, एक बार उसका फ्लो बन गया ना, है ना, फिर चाहे तुम थोड़ा सा सीधा कर लोगे, वो निकल के और आगे अपने आप ही एक तार बन जाएगा और फिर टूट जाएगा कट। ऐसा हो जाता है वायर। मतलब ये मान के चलिए वायर जो सॉलिड था वो सॉस की तरह बन जाता है, विस्कस लिक्विड की तरह बिहेव करने लग जाता है आफ्टर द रीजन डी। आप स्ट्रेस हटा रहे हो, उसके बावजूद भी स्ट्रेन बढ़ रहे हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ एवरी पॉइंट, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, प्रोपोर्शनल पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट। इस पॉइंट को इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, लेकिन इस पॉइंट को जो इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस है, यील्ड पॉइंट, सॉरी यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। ओ से लेके बी तक के रीजन को इलास्टिक रीजन बोलते हैं और इतने रीजन को प्लास्टिक रीजन बोलते हैं। अब इस पर एक झंडू सा क्वेश्चन है, बस बहुत झंडू सा क्वेश्चन है, आपका ये चैप्टर खत्म है। फालतू की चीजें मैं अभी रोक के चलूंगा, चैप्टर तो मैंने खत्म कर दिया। अब देखिए, ये एक टिपिकल ग्राफ है, एक टिपिकल ग्राफ है, एक मेटल की हमने मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक बाहर निकाल दी, है ना। जैसे लियोनार्डो दा विंची थे, है ना, आर्टिस्ट भी थे, सिंगर भी थे, पेंटर भी थे, साइंटिस्ट भी थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, उनमें कितनी सारी विद्याएं थी, चक्र भी चलाते थे, ये डंडा भी चलाते थे, बांसुरी भी बजाते, म्यूजिशियन हो गए, ज्ञान की बातें भी करते थे। तो लेकिन हर बंदे में तो ये प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती ना, हर बंदे में तो ये प्रॉपर्टीज नहीं हो सकती ना कि वो तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि जब आप ये ग्राफ किसी रैंडम वायर पे करो तो हो सकता है कोई वायर यूं जाके कट, ऐसे ही ले ई पॉइंट यहीं आ गया। मे बी पॉसिबल कि किसी वायर, रैंडम वायर को खींचोगे तो उसमें ग्राफ स्टार्टिंग में हुक्स हुए हुआ, कट ई पॉइंट पास में आ गया, टूट गया। ये चौक है, इसके साथ मैं ज्यादा प्रैक्टिकल करूंगा, थोड़ा सा कट टूट जाएगी, ये टूट के हाथ से भी निकल, टूट गई है। तो इसने तो कोई बिहेवियर बीच के दिखाई ही नहीं। समझ में आया? यदि ऐसा बिहेवियर है, बताइए, ऐसा जिसमें प्लास्टिक रीजन छोटा सा है, देखो प्लास्टिक रीजन छोटा सा ही है, उसको बोलते हैं हम ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल क्योंकि यदि प्लास्टिक रीजन छोटा होगा तो ब्रेकिंग पॉइंट पास में होगा, ठीक है। ये जो पॉइंट ई है ना, पॉइंट ई, यदि प्लास्टिक रीजन छोटा होगा तो ब्रेकिंग पॉइंट पास में होगा, उसे हम ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। और यदि ऐसा ग्राफ है जिसका प्लास्टिक रीजन बड़ा है तो पॉइंट ई भी अच्छा खासा हैंडसमली दूर होगा, उसको डक्टाइल मटेरियल बोलेंगे। यानी आज से पहले भी आपने डक्टाइल और ब्रिटल पढ़े होंगे, है ना, डक्टिलिटी, लेकिन आज इलास्टिसिटी के ग्राफ के बिहेवियर पैटर्न पर हम ग्राफ को देख के बता देंगे कि कौन डक्टाइल है कौन ब्रिटल है, कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो ये इति इलास्टिसिटी अध्याय समाप्तम। कुछ बातें हैं कि गाटर की, जो गाटर होती है उसका क्रॉस सेक्शन आई क्यों होता है, या जो इंजीनियर होते हैं ना, सिविल इंजीनियर, लिफ्ट जब बनाते हैं या क्रेन बनाते हैं तो उसका वायर बड़ा कैलकुलेटिव होता है। ये सब बातें कोई ज्यादा खास मायने नहीं रखती, न्यूमेरिकल से समझ जाओगे आप। तो मैं न्यूमेरिकल चालू करता हूं, ठीक है। मतलब मैं ये बता रहा हूं, जैसे लिफ्ट में जाते हो ना, लिफ्ट को भी तो ये लिफ्ट है, तो लिफ्ट को एक वायर ही तो हैंडल कर रहा होता है। यहाँ एक वो होती है, ये क्या कहते हैं, पुली होती है, पुली से यहाँ इसको रोल कराते हैं। तो अब बताओ ये वायर अंडर स्ट्रेस है या नहीं? अंडर स्ट्रेस है कि नहीं? ठीक। अब आपने देखा होगा जब लिफ्ट डिजाइन होती है तो डिजाइन होते ही और इंस्टॉल होने पर ही, मतलब इंप्लीमेंट होने से पहले उसमें लिख दिया जाता है कि मैक्सिमम 8%। क्यों लिखते होंगे बोलो? मैक्सिमम 8% या 400 kg वजन। बताओ लिफ्ट में देखा ही नहीं, देखा कभी लिखा हुआ? अंदर जाते हैं कि मैक्सिमम। और आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन लिफ्ट ऐसी आ गई है, यदि उनकी औकात से ज्यादा वजन होगा तो टू टू करती रहेंगी, चलेंगी नहीं, एक को बाहर निकलना ही पड़ेगा।
टू 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 रीजन, क्योंकि ये जिस रस्सी पे लटक रही है वो भगवान नहीं है, वो भी तो टूट सकती है। ऐसी कौन सी चीज है जो खराब नहीं हो सकती, टूट नहीं सकती? तो औकात से ज्यादा कर दोगे तो अब तो वो रस्सी कौन सी ली है आपने, उसका इलास्टिक लिमिट क्या है, हम यहां तक नहीं पहुंचाते किसी वायर को, यहीं तक लगाने की कोशिश करते हैं बस। हम ये चाहते हैं कि हमने जो मशीन बनाई है ना, वो उस पर मैक्सिमम उतना ही लोड पड़े कि वो एटलीस्ट अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस ना करे। मतलब हमें ये नहीं कि बिल्कुल धप्पा करके वजन ही तोड़ना है तभी मानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, एक सपोज करो ब्रिज है, मैंने कल इलास्टिक फटीक पढ़ाया था ना, जल्दी बताओ, इलास्टिक फटीक पढ़ा दिया ना? हाँ या ना, हाँ या ना टाइप करना है बस, पिछली क्लास में हाँ पढ़ा दिया। अब मान लो, इमेजिन करो एक ब्रिज है, एक ब्रिज बना हुआ है, ये रहा ब्रिज, उसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी सपोज करो 200 किलो है। इमेजिन करो ये 200 किलो ही है, यानी हाला यदि 200.1 आया टूट जाएगा ये है। तो क्या आपकी समझदारी क्या कहती है, क्या आप इसमें 198 किलो रन कराओगे? हम 198 में नहीं कराएंगे, एक मार्जिन लेके आएंगे। साला 198 और 200 में कोई खास अंतर नहीं है, क्यों हम इतनी रिस्क लेंगे जब हमें पता है कि वो 200 किलो झेल सकता है? तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी क्षमता को ही देख के मानेंगे कि नहीं एग्जैक्टली 200। सपोज करो एक ट्रक है जो साला 200 किलो का ये और चल रहा है, अकेला ही है ना, 200 किलो का चल रहा है, टूट नहीं रहा क्योंकि 200 किलो उसकी लास्ट लिमिट है। अचानक एक चिड़िया आके उस पर बैठ गई है, तो इसलिए हम उसकी औकात को चेक नहीं करना, उसकी 200 किलो लिमिट है तो इसका मतलब नहीं कि उसको 200 किलो ही रन कराएंगे, एक मार्जिन लेते हैं। मे बी पॉसिबल उस पर, भले इंजीनियर को पता है कि 200 किलो उसकी औकात है, तो हो सकता है उस पर लिमिट लिख दे कि भैया केवल उस पर 100 किलो 125 किलो ही रन कराना, ठीक है ना ये चीज। तो ये चीज है। अब मैं न्यूमेरिकल कराता हूं और चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए एक